हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। तो सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, इसके नाम का मतलब पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आगे है फ्रेंड एंड फोए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे दोस्त की तरह भी काम करता है और फोए यानी कि दुश्मन की तरह भी काम करता है। तो इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. हमारे आसपास अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, पर उनके साथ साथ और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास जिन्हें हम नॉर्मली नहीं देख पाते। उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स, यानी कि वो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश के दिनों में देखो, जो हम ब्रेड लेके आते हैं, अगर ब्रेड थोड़े से मोइस्ट हो जाए, बारिश के दिनों में मॉइस्चर हो जाता है तो वो ख़राब हो जाती है और उसके सरफेस के ऊपर ग्रे या वाइट कलर के पैच आ जाते हैं। अगर हम उन पैच को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखें तो हमें क्या दिखेगा? हमें उसके ऊपर टाइनी यानी कि बहुत छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसको कि हम बोलते हैं फंगी लग गई ब्रेड के। तो वो हमारे पास एक्चुअल में क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि ब्रेड को ख़राब कर देते हैं। टॉपिक 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमें दो एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 2.1 में क्या कर रहा है? हमें किसी भी बिकर में, किसी भी बर्तन में गीली मिट्टी ले लेनी है और उसके अंदर कुछ पानी ऐड कर देना है। कुछ देर के बाद जब वो मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे तो हमें उसमें से, उस पानी में से, बिकर में से एक ड्रॉप पानी लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करना है। यानी कि हमने मिट्टी वाला पानी लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। और एक्टिविटी 2.2 में क्या कह रहा है कि पोंड यानी कि तालाब में से आपको कुछ बूंदे पानी की लेकर किसी ग्लास स्लाइड के अंदर ऊपर डालकर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, मिट्टी वाले पानी को और पोंड वाले पानी को, तो हमें बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म चलते हुए दिखाई देंगे, मूव करते हुए दिखाई देंगे। ये ऑब्जर्वेशन हमें बताती है कि जो वाटर और सॉइल है वो फुल है टाइनी ऑर्गेनिज्म से, यानी कि उनके अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि हम नहीं देखते। तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। हालांकि वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब माइक्रोब्स के अंदर नहीं आते। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का छोटा नाम माइक्रोब्स भी है। ये इतने छोटे साइज़ के हैं कि इन्हें हम नेक्ड आई से या फिर अनएडेड आई से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोस ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है, उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख पाते हैं। बाकी अदरवाइज़ हम माइक्रोस्कोप के बिना इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाते। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। यानी कि इनका नाम ही इस वजह से है क्योंकि हम इन्हें नहीं देख पाते बिना माइक्रोस्कोप की मदद से। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये आपका क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स। माइक्रो यहाँ से अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 4 ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया। ये ग्रुप्स हैं हमारे पास बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। यानी कि 4 कैटेगरी में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, जैसे कि फिगर 2.1 से 2.4 में दिखाया हुआ है। देखिए डायग्राम 2.1 में ये जो पिंक और ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये बैक्टीरिया है। डायग्राम 2.2 में जो आपको ये 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, एक तो स्पायरोगायरा का है और एक चेमिडोमोनास का है, ये एल्गी का है। डायग्राम 2.3 में जो अमीबा और पैरामीशियम का एग्जाम्पल आपको दे रखा है ये प्रोटोजोआ के अंदर आता है। और डायग्राम 2.4 में जो ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्पेरिगलस का डायग्राम दे रखा है ये आपके फंगी के अंडर आते हैं। ये ऑर्गेनिज्म फंगी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है,
वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये वायरस होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि ये भी बहुत छोटे हैं, इनको भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनसे अलग है। ये सिर्फ जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर वायरस होता है उनके अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके सेल्स के अंदर ही खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के अंदर होते हैं वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है और कोई भी एनिमल हो सकता है। वायरस के डायग्राम आपको फिगर 2.5 में दिखाए हुए हैं। ये देखिए, ये जो दो डायग्राम हैं ये आपके पास वायरस के डायग्राम आपको दिखा रखे हैं कि वायरस देखने में इस तरह का होता है। वायरस भी बहुत अलग अलग टाइप का होता है। देखिए, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, फ्लू एंड मोस्ट कर्व्स आर कोज्ड बाय वायरस। जैसे जो कॉमन डिसीज़ है हमारे पास, जुखाम है, खांसी है या फ्लू है, ये सब किसी वजह से होते हैं, वायरस से। कुछ सीरियस बीमारियां भी है जैसे कि पोलियो या फिर चिकन पॉक्स, ये भी वायरस की वजह से होते हैं। अब देखिए, प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारियां होती है। डिसीज लाइक डेंसिटी एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। डेंसिटी और मलेरिया जैसी बीमारियां प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जबकि टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ये दोनों बीमारियां किससे होती है, बैक्टीरियल डिसीज़ यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको डिसीज़ का नाम याद रखना है कि वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारी होती है और बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी है। ये जितना भी मैंने रेड उससे अंडरलाइन किया हुआ है ये आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लेना ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सको। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आपने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा होगा। अब हम देखेंगे कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पे रहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यानी कि उनके अंदर सिर्फ एक सेल भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ में होता है। और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलके भी बन सकता है, सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। अब देखो, जो एल्गी है वो दोनों टाइप में है, वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड भी है और मल्टी सेलुलर भी है। कुछ एल्गी सिंगल सेल्ड है और कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर है। They live in all type of environment ranging from ice cold climate to hot springs। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हर तरह के environment में रहते हैं। आइस कोल्ड क्लाइमेट यानी कि बर्फ़ जैसे ठंडे क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग्स तक बहुत गर्म टेम्परेचर वाले एरिया में भी ये पाए जाते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मैर्शी लैंड्स, डेजर्ट्स यानी कि सूखा होता है जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता, वहाँ से लेके मैर्शी लैंड्स यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ तक ये पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं और उन एनिमल्स में ह्यूमन भी इंक्लूड है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं यानी कि बड़े होते हैं, जबकि कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे कनेक्टेड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज whereas सम अदर्स आर हार्मफुल एंड cause डिसीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है और जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है यानी कि नुकसानदायक है और बीमारियां फैलाते हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि हमारी मदद करते हैं। Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये कर्ड यानी कि दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में यूज़ किया जाता है।
Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बहुत लंबे समय से। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो एक तो हमारे पास हो गया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। फर्स्ट पॉइंट की निशान लगा लेना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया कि दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। सेकेंड है हमारे पास, सेकेंड पॉइंट है दे आर ऑल्सो यूज इन द क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि ये इन्वायरमेंट को साफ़ करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है इन्वायरमेंट को साफ़ करने में, वो समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीसीज एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। एक एग्जांपल बता रहा है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे सब्जियों की छिलके हैं, एनिमल का वेस्ट है, ये सारे क्या है, तोड़ दिए जाते हैं हार्मलेस, यानी कि जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, और यूजेबल सब्सटेंस में किसके द्वारा तोड़े जाते हैं, बैक्टीरिया द्वारा। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। याद करो कि जो बैक्टीरिया है वो दवाइयाँ बनाने के भी काम आता है, दवाइयों की प्रिपरेशन में भी मदद करता है। इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में भी ये जो बैक्टीरिया है ये यूज़ किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है उसका, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। देखो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको जो प्लांट्स है वो डायरेक्ट नहीं कंज्यूम कर सकते, तो उसके लिए मिट्टी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको कंपाउंड फॉर्म में चेंज कर देता है और अब मिट्टी के अंदर उसको डिज़ोल्व कर देता है, जिससे प्लांट्स आसानी से मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट, वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। इसको हम बोलते हैं फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। इसीलिए जो बैक्टीरिया है ये सोइल फर्टिलिटी को बढ़ा देता है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब देखो हम सब भी पता है कि दूध से हम दही बनाते हैं, और दूध से दही बनाने के लिए क्या लगता है, बैक्टीरिया। दही में एक बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क टर्नड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जो मिल्क वो है वो दही में बदल जाता है बैक्टीरिया की मदद से। पहली सोच रही है, I saw that my mother added a little curd to warm milk to get a set curd for the next day. I wonder why. आप सब ने अपने घरों में देखा होगा कि जो हमारी मदर है वो गर्म दूध के अंदर थोड़े से हल्के से वार्म मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देती है, और नेक्स्ट डे वो जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। अब समझिए ऐसा क्यों होता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दही के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये कर्ड की फॉर्मेशन को प्रोमोट करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये मिल्क में मल्टीप्लाई होता रहता है, यानी कि बढ़ता रहता है, और पूरे दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. बैक्टीरिया चीज़ यानी कि पनीर बनाने में, पिकल्स यानी कि अचार बनाने में, और बहुत सारे ऐसे ही फूड आइटम्स बनाने में भी हेल्प करता है। इन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडलीज एंड भटूरा इज़ कर्ड। हमें पता है कि जब हम सूजी की इडली या फिर भटूरे बनाते हैं तो कर्ड उसमें इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। कैन यू गेस वाई, आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है। अब हमें पता है कि कर्ड में बैक्टीरिया है, जब हम इन चीज़ों में वो कर्ड ऐड करते हैं तो वो बैक्टीरिया रिएक्शन करके उनको फुला देता है, जिसकी वजह से वो फूले फूले बनते हैं। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर।
जो डोसा बैटर है या फिर जो राइस इडली है, बैक्टीरिया या फिर ईस्ट क्या करता है, उनकी फर्मेंटेशन में मदद करता है। फर्मेंटेशन यानी कि वही उसको फुला देने में उसकी मदद करता है। एक्टिविटी 2.3 में देखो क्या कह रहा है, हमें आधा किलो फ्लोर ले लेना है, या आटा या फिर मैदा, इनमें से कुछ भी ले लेना है। इसमें कुछ नमक मिलाना है और थोड़ा सा गर्म पानी मिलाना है। कुछ छोटी सी अमाउंट इसमें ईस्ट पाउडर की मिलानी है जो कि मार्केट से मिलता है। उसको गूंद के हमें एक सॉफ्ट डफ यानी कि आटा लगा लेना है। 2 घंटे हमें इसे रख देना है। 2 घंटे के बाद आप क्या देखोगे कि जो आटा था ये राइज करने लगेगा, ये फूलने लगेगा, ये लगभग डबल हो जाएगा। इसी का मतलब क्या है, जो हमने ईस्ट डाली थी उसने क्या किया, वो मल्टीप्लाई होती रही, वो रिप्रोड्यूस करती रही, अंदर ही अंदर बढ़ गई वो। और साथ में उसने रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन गैस के बबल्स थे वो फिल कर दिए, जिसकी वजह से जो हमारा आटा है वो फूला फूला हो गया। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट लगातार रिप्रोड्यूस कर रही है और रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो ये बबल्स हैं ये डफ के अंदर भर जाते हैं और इसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। दिस इज़ द बेसिक ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। यही कारण है कि ईस्ट का यूज़ बेकिंग इंडस्ट्रीज में किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए और केक्स बनाने के लिए। तो ये हमारे पास यूज़ हो गया है। हमने पता कर लिया कि कर्ड और ब्रेड कैसे बनते हैं। कर्ड बनता है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस से, और जो ब्रेड वगैरह है, ब्रेड हो गया, केक है या फिर पेस्ट्रीज है जो बेकरी में बनती है, ये सब बनती है ईस्ट की वजह से, जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि लार्ज स्केल पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कैसे करते हैं। Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक यूज़ यहाँ पे हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है बड़े स्केल पे जब हमें अल्कोहल, वाइन यानी कि शराब या फिर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करना हो। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। कि अल्कोहल की और वाइन की प्रोडक्शन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ईस्ट। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. इस पर्पज़ के लिए जो ईस्ट है उसको किसके ऊपर ग्रोन किया जाता है, किसके ऊपर उगाया जाता है या फिर बड़ा किया जाता है, जो नेचुरल शुगर्स हैं। जैसे कि नेचुरल शुगर किस में प्रेजेंट होती है, ग्रेन्स में, अनाज में, गेहूं में, चावलों में या फिर फ्रूट जूसेस है, इन सब के ऊपर ईस्ट को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। एक्टिविटी 2.4, टेक ए 500 ml बीकर फिल अप टू 3/4 विथ वाटर। एक बीकर ले लीजिए जिसके अंदर जिसकी कैटेगरी हो 500 ml, उसके अंदर हम 500 ml कैपेसिटी का कोई भी बीकर ले लीजिए, उसको 3/4 वाटर से भर दीजिए। डिज़ोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। उसके अंदर 2 से 3 चम्मच आपको शुगर के डिज़ोल्व कर देने हैं, मिला देने हैं। ऐड हाफ ए स्पून ऑफ इस पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। अब इस चीनी के पानी के अंदर हमें आधा चम्मच इस पाउडर मिला देना है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। 4-5 घंटे के लिए इसे किसी भी गर्म जगह पे रख देना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। अब इस सॉल्यूशन को स्मेल करके देखो क्या आपको कोई स्मेल आ रही है। यस, हमें स्मेल आ जाती है। ये जो स्मेल है ये अल्कोहल की स्मेल है। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। ये जो स्मेल है ये अल्कोहल की है, क्योंकि जो शुगर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, अल्कोहल में, और किसके द्वारा हो गई, ईस्ट के द्वारा। शुगर हमने अल्कोहल में कन्वर्ट कर ली ईस्ट के द्वारा। ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, फर्मेंटेशन। इसको डिस्कवर किसने किया था बच्चों, इसको डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने इन 1957। ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था लुईस पैस्चर, और ये 1857 में इसने किया था कि हम ईस्ट की मदद से शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट
कर सकते हैं। तो बच्चों आज आपका हो गया है एक्टिविटी 2.4 तक। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज आपको फर्मेंटेशन तक करना है। आज आपको इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, एक आपको देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप्स है किससे कौन सी बीमारी फैलती है, वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग क्यों होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं। फिर हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ हमारे लिए यूज़फुल है, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में कैसे यूज़ किया जाता है, और कमर्शियल स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये चैप्टर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।